रमेश अपनी पत्नी सुनैना के साथ अपने छोटे से घर में हंसी खुशी से रहता था। उसका एक 7 साल का बेटा भी था जिसका नाम रोहन था। रमेश एक शुगर कंपनी में प्रोडक्शन मैनेजर के पद पर काम करता था। वह रोज सुबह ऑफिस चला जाता और सुनैना भी सारा दिन घर के कामों में लगी रहती थी और शाम को रमेश के आने का इंतजार करती रहती थी। आसपास के लोग भी रमेश को बहुत चाहते थे। जब रमेश छोटा था तभी उसके माता पिता गुजर गए थे। तब से रमेश की देखभाल उसके चाचा चाची और आसपास के लोगों ने ही किया था। रमेश बहुत ही सरल स्वभाव का व मेहनती था। वह अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रखता था, इसीलिए वह सबका चहेता था। एक दिन रमेश को ऑफिस से निकलने में देरी हो गई। रात काफी हो चुकी थी, इसीलिए रास्ते में कोई ऑटो या बस भी नहीं दिख रही थी। वह बहुत देर तक इंतजार करता रहा। फिर उसने पैदल ही घर जाने का विचार बनाया। रमेश ने सोचा, रोड से जाएगा तो लंबा रास्ता तय करना पड़ेट सकता है, इसलिए उसने हिम्मत करके शॉर्टकट रास्ता चुना। जिस रास्ते से वो जा रहा था उसी रास्ते में कब्रिस्तान भी था। रमेश बैग लटकाए और हाथ में फाइल लिए पैदल चला जा रहा था। रास्ता सुनसान था। दूर दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। अचानक से चलते चलते वह रुक गया। उसे लगा कि उसके पैरों के साथ साथ कोई दूसरा पैर भी चल रहा था। रमेश ने इधर उधर देखा तो कोई भी नजर नहीं आया। उसके सामने सिर्फ अंधेरा और दोनों तरफ कब्रिस्तान की दीवारें ही थीं। वह फिर से चलने लगा। पैरों के चलने की आवाज और भी पास से आने लगी। रमेश के पैर तेजी से चलने लगे थे। अचानक उसे एक सफेद साड़ी पहने हुए औरत दिखी जो सामने से उसकी तरफ चली आ रही थी। रमेश के कदम रुकने लगे थे। देखते ही देखते वह औरत कहीं गायब हो गई। रमेश डर से पसीने पसीने हो गया था। वहीं पास से उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा है। रमेश हिम्मत करके आवाज की ओर चलने लगा था। जैसे ही वह कब्रिस्तान के गेट के सामने पहुंचा तो गेट अपने आप ही खुल गया। रमेश जैसे सहम सा गया। तभी किसी ने पीछे से रमेश के कंधे पर हाथ रखा। जैसे ही रमेश पीछे घूमा तो वहां कोई नहीं था। रमेश पूरी ताकत लगाकर भागने लगा तो उसके पीछे और भी किसी के पैरों की आहट आ रही थी। वह किसी तरह घर पहुंचा तो सुनैना ने उसे पसीने से भीगा देखा तो परेशान होकर बोली, क्या हुआ? आप इस तरह भागते हुए क्यों आ रहे हैं? तो रमेश ने घबराए स्वरों में कहा, कुछ नहीं, बाद में बताता हूँ। रात को जब रमेश सो रहा था तो अचानक से उसकी आँख खुली तो उसने देखा उसका बेटा रोहन विंडो से बाहर की तरफ झांक रहा है। रमेश ने पूछा, रोहन वहाँ क्या कर रहे हो? तो रोहन कुछ नहीं बोला। कई बार पूछने पर भी जब रोहन नहीं बोला तो रमेश बिस्तर से उतरकर उसके पास जाने लगा। तभी पीछे से सुनैना ने आवाज लगाई, कहाँ जा रहे हैं? तो रमेश ने कहा, रोहन यहाँ क्या कर रहा है? तो सुनैना ने कहा, रोहन तो मेरे पास सो रहा है। रमेश ने घूमकर विंडो की तरफ देखा, वहाँ कोई नहीं था। सुनैना ने कहा, क्या हो गया है? आपको ऑफिस से भागते हुए आए थे और अब रात को उठकर रोहन को खोज रहे हैं। सो जाइए, सुबह ऑफिस जाना है। तो रमेश को सांस आकर लेट गया। दूसरे दिन रमेश को सपना दिखा कि जैसे कोई सफेद साड़ी वाली औरत रोहन को उठाकर कब्रिस्तान की ओर जा रही है। रमेश को घबराते हुए उठा। उसने देखा बिस्तर पर ना तो सुनैना है ना ही रोहन। वह तुरंत ही घर से बाहर निकला और कब्रिस्तान की ओर भागा। उसने देखा कि एक सफेद साड़ी पहने औरत किसी बच्चे को कंधे पर उठाए चली जा रही है। वह जोर से चीखा, रुक जाओ, कहाँ ले जा रही हो? मेरे रोहन को उसके पीछे जाने ही वाला था कि सुनैना ने पीछे से आवाज लगाई, क्या हुआ? किससे बात कर रहे हैं आप? तो रमेश ने घबराते हुए कहा, वो औरत रोहन को लेकर जा रही है। तो सुनैना ने कहा, रोहन तो अपने कमरे में है, मैं उसको वॉशरूम लेवाकर गरीर थी। रमेश ने देखा रोहन सच में कमरे में से विंडो से बाहर की तरफ देख रहा था। रमेश ने सुनैना को बताया कि उस दिन रास्ते में उसके साथ क्या हुआ था। तो सुनैना की आवाज बदल सी गई। उसने मोटी आवाज में कहा, तुमने क्या सोचा? मैं तुझे ऐसे ही जाने दूंगी? मैं तुझे तेरे बच्चे और तेरी बीवी को साथ लेकर जावेनंगी। रमेश की ओन आंखें खुली की खुली रह गई। रमेश ने सुबह ये बात अपने चाचा को बताया तो उन लोगों ने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने बताया कि कब्रिस्तान की किसी दुष्ट आत्मा ने
रमेश के घर पर कब्जा किया हुआ है। तांत्रिक ने बताया कि किसी औरत को जिंदा कब्रिस्तान में दफना दिया गया था। उसकी आत्मा भटक रही है। जब तक उसकी अस्थियों को गंगा में नहीं बहा दिया जाता, तब तक वह इस घर को नहीं बख्शेगी। उसने बताया कि मध्य रात्रि में रमेश को अकेले ही जाकर उसकी कब्र को खोदकर उसकी अस्थियों को निकाल कर लाना होगा। रमेश अपने परिवार के लिए कुछ भी करने को तैयार था। दूसरे दिन जब मध्य रात्रि को रमेश घर से निकला, तो उसके दिल में एक अजीब सा डर था। वह पैदल ही कब्रिस्तान की ओर चला जा रहा था। उसने महसूस किया कि उसके पीछे पीछे कोई और भी आ रहा है, पर उसने पीछे घूमकर नहीं देखा और वह चलते हुए कब्रिस्तान के गेट पर पहुंचा। उसे वहां अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। वह सोच रहा था कि यह कैसे पता चले कि किस कब्र में औरत को दफनाया गया है। तभी उसे किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। रमेश सहमा हुआ आगे चला जा रहा था। उसने कब्रिस्तान में देखा कि एक औरत बैठी हुई रो रही थी। उसने उसी की तरफ चलना शुरू किया। जैसे ही वह कब्र के पास पहुंचा, वह औरत वहां से गायब हो गई। रमेश समझ गया कि यही वो कब्र है जिसमें उस औरत को दफनाया गया था। उसने खोदना शुरू कर दिया और उसकी अस्थियों को इकट्ठा करके ले जाकर गंगा नदी में विसर्जित कर दिया। वह चलने ही वाला था कि किसी के बोलने की आवाज सुनाई दी। कोई औरत रोते हुए बोल रही थी, बाबू, आपने मुझे मुक्ति दिलाई है। आज से मैं आपके परिवार को कभी परेशान नहीं करूंगी। रमेश के चेहरे पर एक मुस्कान थी। रमेश खुशी खुशी अपने घर पहुंचा और उसने ये सारी बातें सुनैना और गांव वालों की बताई। अब उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगा।